आज की कहानी हमें सिंध से एक भाई ने भेजी है। आइए उन्हीं की ज़बानी इस खौफनाक कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम वहाब है। मेरा ताल्लुक सिंध के एक छोटे से गांव से है। ये कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूं वो आज भी मेरे दिल और दिमाग में जमी हुई है, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पहले मेरे बचपन से शुरू होती है। मैं 3 भाइयों में सबसे छोटा हूं। मेरा बचपन आम गांव के बच्चों की तरह गुजरा। मिट्टी के आंगन, कच्चे मकान, दरख्तों के साए और शाम ढले गलियों में गूंजती अजान की आवाज के साथ खेलते कूदते दिन। गांव की सड़क ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन लोगों के लिए वही दुनिया का मरकज थी। घरों के सामने मिट्टी के थड़े थे, जहां शाम को मर्द बैठकर बातें करते और औरतें घरों के आंगन में लालटेनें जलाती थीं। मेरे अब्बू मोहम्मद यूसुफ उस गांव में सबको जानते थे। वो सीधे सादे आदमी थे। छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे जो चौक पर थी। लोग सिर्फ सौदा लेने नहीं आते थे, बल्कि उनके पास बैठकर बातें करते, गांव की खबरें सुनाते और कई बार अपनी परेशानियां भी बयान करते। अब्बू को सब एक भरोसे वाले आदमी के तौर पर जानते थे। उनकी दुकान छोटी थी मगर बरकत बड़ी थी। मैं अक्सर शाम को उनके साथ बैठ जाता और दुकान के काउंटर पर बैठकर ग्राहकों को देखता। मुझे उस वक्त लगता कि यह दुकान सिर्फ सौदा बेचने की जगह नहीं, बल्कि एक तरह का गांव का दिल है जहां सबकी धड़कनें मिलती हैं। मेरी अम्मी एक घरेलू औरत थी। वो ज्यादातर घर के आंगन में मसरूफ रहती थी, कभी किचन में, कभी मुर्गियों को दाना डालने में, कभी आंगन की झाड़ू में। गांव की औरतों जैसी सीधी सादी और साबिर। मेरे दोनों बड़े भाई शादी के बाद अपने अपने घरों में जा बसे थे। वो अक्सर आते जाते थे, मगर अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए थे। इसलिए अब्बू के बाद असल सहारा सिर्फ अम्मी थी। मैं उस वक्त 12वीं जमात में पढ़ रहा था जब अब्बू का अचानक इंतकाल हो गया। ये हादसा मेरे लिए एक धक्के से कम न था। गांव में जब किसी के घर से किसी अपने का साया उठ जाता है तो उस घर की रौनक और सहारे की बुनियाद भी टूट जाती है। अब्बू के जाने के बाद वही हुआ। सब कुछ जैसे बदल गया। दिन वही थे, गांव वही था, पर मेरी दुनिया उजड़ गई थी। अम्मी की आंखों में हमेशा उदासी रहने लगी और मेरे कंधों पर बोझ बढ़ गया। अब्बू के बाद सबने कहा कि दुकान को बंद न करो, ये तुम्हारे लिए सहारा है। शुरू में मैंने सोचा कि पढ़ाई के साथ कैसे होगा, लेकिन फिर फैसला किया कि यह दुकान संभालना ही बेहतर है। मैंने दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। शुरू में मुझे लगता था जैसे दुकान संभालना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये मेरा मामूल बन गया। ये दुकान गांव के किनारे पर सड़क के पास थी। पहले सब अपनी दुकानें अपने घरों के सामने रखते थे, लेकिन जब पक्की सड़क बनी तो सब ने अपनी अपनी दुकानें सड़क के किनारे लगा ली। मेरी दुकान सबसे आखिर में थी। सामने सड़क और दाएं बाएं दूसरे लोग, मगर दुकान के पीछे सिर्फ वीरानी थी। घनी झाड़ियां, बेरी और कीकर के दरख्त और ऐसी सुनसान जगह कि दिन की रोशनी में भी कोई ज्यादा अंदर जाने की हिम्मत न करे। अब्बू के जाने के बाद 2 साल मैंने इसी दुकान पर गुजार दिए। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगी थी। मैं अपनी छोटी दुनिया में मसरूफ था, अम्मी के साथ जुड़ा हुआ था और दुकान के काउंटर पर घंटों बैठकर गांव के लोगों को देखना मेरा काम था। मुझे कभी अंदाजा भी न था कि यह दुकान, जो मेरे लिए सिर्फ रोजी का जरिया थी, एक दिन मेरे लिए खौफ और प्रासरारियत का दरवाजा भी बन जाएगी। अब्बू के जाने के बाद जिंदगी जैसे एक दायरे में कैद हो गई थी। सुबह स्कूल जाना, दोपहर को खाना और शाम को दुकान पर बैठना। मैं अक्सर शाम ढलने के बाद चिराग जलाकर बैठा रहता और बाहर की हल्की मध्यम हवा के साथ गांव की खामोशी को सुनता। गांव की रातों का एक अलग सुकून था, लेकिन उस सुकून के पीछे एक अजनबी सा डर भी छुपा होता था। हर गांव वाले को रात के अंधेरों का एक अलग खौफ होता है, शायद इसलिए कि खुले मैदान, झाड़ियां और सुनसान जगहें अंधेरे में और भी प्रासरार लगती हैं। इसी दौरान पहली बार वो शख्स मेरी दुकान पर आया। शाम का वक्त था, सूरज अभी गुरूब हुआ था और फजा में हल्की जर्दी बाकी थी। मैं अपने काउंटर पर बैठा सामान तरतीब दे रहा था कि अचानक दरवाजे के सामने एक बूढ़ी सी शक्ल उभरी। सफेद दाढ़ी, सफेद कपड़े, नजरें झुकी हुई। वो सीधा काउंटर पर आया, चंद चीजें खरीदी और पैसे रखकर बिना कुछ कहे चलता बना। उस वक्त मैंने सोचा ये कोई मुसाफिर होगा जो करीबी बस स्टॉप से आया होगा, इसलिए ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले ही हफ्ते फिर वही शख्स आया। इस बार रात कुछ गहरी थी, 8 बजने वाले थे। वही अंदाज, वही खामोशी और फिर बिना कुछ कहे पैसे रखकर चला जाना। मुझे अजीब सा लगा। गांव में कोई नया बंदा आता है तो सबकी नजरें उस पर ठहरती हैं, लेकिन उस बूढ़े के बारे में किसी ने जिक्र तक नहीं किया। महीने गुजरने लगे और यह मामूल बन गया।
हर दूसरे तीसरे दिन वो रात के अंधेरे में आता, सामान लेता और दुकान के पीछे की तरफ निकल जाता। शुरू में तो मैंने सोचा कि शायद वो करीबी किसी खेत में रहता होगा, लेकिन रफ्ता रफ्ता मेरा शक बढ़ने लगा, क्योंकि दुकान के पीछे सिर्फ घनी झाड़ियां थीं, वहां कोई आबादी नहीं थी। मैंने कई बार ध्यान से उसके कदमों की आवाज सुनने की कोशिश की, मगर वो हमेशा इतने हल्के पांव चलता कि जैसे जमीन को भी खबर ना हो। एक रात मैंने हिम्मत करके पूछा, बाबा आप कहां रहते हैं? लेकिन उसने कोई जवाब न दिया, सिर्फ एक लम्हे को रुका, मुझे ऐसे देखा जैसे सुना ही ना हो, और फिर अपने रास्ते पर बढ़ गया। उसकी ये खामोशी मेरे दिल पर बोझ बन गई। उसके बाद जब भी वो आता, मैं खुद को उसके पीछे देखने के ख्याल से रोकता, लेकिन तजस्सुस मुझे अंदर से काटता रहता। कई रातों तक मैं दुकान बंद करते हुए अपने दिल में फैसला करता कि आज मैं उसका पीछा करूंगा, मगर जैसे ही मैं बल्ब बुझाता और दुकान का पर्दा गिराता, दिल की धड़कन तेज हो जाती और मैं कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत न कर पाता। अंधेरा, सुनसान रास्ता और झाड़ियों की सरसराहट मुझे रोक देती। फिर वो दिन आया जिस दिन मेरा जब्त टूट गया। वही मामूल, वही वक्त। रात के 9 बज रहे थे। दुकान पर खामोशी छाई हुई थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी तूफान की आहट हो। वो शख्स आया, सफेद लिबास में, आंखें नीची किए हुए। उसने कुछ सामान लिया, पैसे मेरे हाथ पर रखे और बिना देखे सीधा पीछे की तरफ चल दिया। उस लम्हे मेरे अंदर कुछ टूटा, जैसे कोई अंदर से धकेल रहा हो कि आज या कभी नहीं। मैंने जल्दी से पैसे काउंटर में डाले, बल्ब बुझाया, दुकान बंद की और दिल की धड़कन को काबू करने की कोशिश करते हुए बाहर निकला। मेरी सांसें भारी हो रही थीं। मेरे हाथ में टॉर्च थी, लेकिन उसे ऑन न किया। सोचा अगर मैंने रोशनी की तो शायद वो मुझे देख लेगा। अंधेरा गहरा हो रहा था और मेरा दिल तेज धड़क रहा था। दूर सफेद कपड़ों की झलक अंधेरे में कभी नजर आती, कभी झाड़ियों के पीछे गायब हो जाती। मैं दबे पांव रुकते रुकते उसके पीछे बढ़ रहा था। कदमों की आहट में अपने दिल की धड़कन को सुन सकता था। हर बार जब झाड़ियों की टहनी मेरे पांव के नीचे चरचराती तो मुझे लगता कि वो रुक जाएगा और मुझे पकड़ लेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था और मैं उसके पीछे साए की तरह। कभी वो दूर लगता, कभी करीब। अंधेरे में उसका सफेद लिबास मुझे राह दिखाता रहा। आखिरकार वो झाड़ियों के अंदर दाखिल हो गया। मैं भी हिचकिचाते कदमों से उस तरफ बढ़ने लगा, और जब मैं झाड़ियों के अंदर दाखिल हुआ तो अचानक वहां की खामोशी और गहरी हो गई, जैसे जमीन ने अपनी आवाज निगल ली हो। जैसे ही मैंने झाड़ियों के अंदर कदम रखा, वही चेहरा, बिल्कुल वैसा ही जैसा बाजार में देखा था। कोई तब्दीली नहीं, कोई वहशतनाक बिगाड़ नहीं, मगर अजीब बात यह थी कि उसी सादगी में एक खौफ छुपा हुआ था। उसके कदमों की छाप सुनाई नहीं दे रही थी, जैसे जमीन ने खुद ही उसे आगे बढ़ा दिया हो। वो खामोशी से मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मेरी सांसें तेज हो गईं। वो मेरी आंखों में देख रहा था, बिना पलक झपकाए। फिर उसने पहली बार लब खोले। आवाज भारी नहीं थी, न ही चीखने वाली, लेकिन उसमें एक ऐसी ठंडक थी कि रीढ़ की हड्डी में कपकपी दौड़ गई। उसने कहा, मेरे पीछे क्यों आए हो? मैं खामोश खड़ा रहा, जबान जैसे जम गई हो। उसने दोबारा कहा, अब के जरा सख्त लहजे में, मैंने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया और न पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर तुमने फिर मेरा पीछा किया तो फिर तुम खुद जिम्मेदार होगे। मैंने हिम्मत करके हल्की आवाज में पूछा, आप आखिर हैं कौन? वो लम्हे भर रुका, जैसे सोच रहा हो, फिर धीरे से बोला, वो मत पूछो जो तुम सुन नहीं सकते। ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा और उसी झोंपड़ी की तारीकी में गायब हो गया। अंदर का अंधेरा गहरा होता गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। मैं काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। मेरा दिल अब भी धड़क रहा था। वो झोंपड़ी के अंधेरे में वापस चला गया था, लेकिन मेरे कदम जैसे जमीन से जकड़ गए थे। मैंने खुद को जबरदस्ती पीछे हटाया और फिर पलटकर भागने की कोशिश की। रास्ता वहीं था, झाड़ियां, ऊंचे दरख्त और चारों तरफ घुप अंधेरा। लेकिन इस बार लग रहा था जैसे हर झाड़ी के पीछे कोई खड़ा है। जब भी मैं कदम उठाता, पैरों के नीचे सूखी घास टूटती और उसी वक्त पीछे से भी कदमों की आवाज आने लगती। मैं रुका तो आवाज बंद, मैं भागा तो आवाज तेज। दिल सीने से बाहर निकलने को था। मुझे लग रहा था वही सफेद कपड़ों वाला शख्स मेरे पीछे है। सांस फूल रही थी, आंखों के आगे धुंध सी छा रही थी। एक बार हिम्मत करके पीछे मुड़ा तो वहां अंधेरा था, लेकिन लगा जैसे सफेद कपड़ों का एक साया झाड़ियों में सरक गया हो। मैं अब पूरे जोर से भाग रहा था। टांगें कांप रही थीं,
हाथ लरज रहे थे, लेकिन कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जब गांव की बस्ती के करीब पहुंचा तो मुझे होश वापस दिया। मैं हांफता हुआ अपने घर पहुंचा और सारी रात जागता रहा। आंखें बंद करता तो वही सफेद चेहरा सामने आ जाता। सुबह होते ही मैंने 2-3 लोगों को जाकर बताया कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ। वो सब हंसने लगे। किसी ने कहा, अंधेरे में वहम हो गया होगा। किसी ने कहा, ऐसे किस्से तो बुजुर्ग डराने के लिए सुनाते हैं। मेरी बात पर किसी ने यकीन न किया, लेकिन शाम के वक्त मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग शख्स से हुई जो गांव की पुरानी मस्जिद के पास बैठा था। मैंने हिचकिचाते हुए उसे सारी बात बताई। वो काफी देर तक खामोश रहा, फिर आह भरते हुए बोला, बेटा, ये पहली बार नहीं हुआ। कई साल पहले हमारे गांव में एक फकीर रहता था, नेक आदमी, अल्लाह वाला। लोग कहते थे दिन रात इबादत करता था। वो एक लम्हे को रुका, फिर आहिस्ता बोला, मगर एक दिन वो झाड़ियों के पास ही फौत हो गया। उसके बाद अक्सर लोगों ने वहां एक सफेद कपड़ों वाला शख्स देखा। कभी वो झोंपड़ी के पास खड़ा होता, कभी रास्ते में चलता दिखाई देता। कुछ कहते हैं उसकी भटकती रूह है जो अपने मकाम से आगे नहीं बढ़ पाई। मेरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। बुजुर्ग ने मुझे गौर से देखा और बोला, तुम खुश नसीब हो कि उसने तुम्हें सिर्फ जाने को कहा है। बहुत कम लोगों को यह मौका मिला है। बुजुर्ग की बातें सुनकर मेरा दिमाग सन्न हो गया। मुझे लगा जैसे मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई है। घर आकर भी कई दिन तक मैं सुकून से सो ना सका। हर बार लगता कोई मेरे पीछे चल रहा है। दुकान पर बैठता तो कांप कांप कर हर आने वाले को देखता। महीनों गुजर गए, वो सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा दोबारा नजर न आया। लेकिन आज भी जब कभी शाम के बाद मेरी दुकान बंद होती है और मैं दरवाजे की कुंडी लगाता हूं, तो दिल के किसी कोने में डर सा जाग जाता है। ऐसा लगता है जैसे झाड़ियों के पीछे वो झोंपड़ी अब भी वैसी ही है और उसमें वो खामोशी से मेरा इंतजार कर रहा है। मैं आज भी सोचता हूं, उस रात अगर मैंने उसकी बात न मानी होती और वहां से न भागता, तो शायद ये कहानी आपको मैं न सुना पाता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपके इलाके में भी कभी ऐसा कोई वाकया पेश आया है या नहीं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज।